नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात एक देश एक विधान की, बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की, बात देश में इसे लागू करने की और इसके विरोध की। मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद से ही देश भर में इसके समर्थन और विरोध को लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ गई है। विपक्ष तमाम तरह का आरोप सरकार पर लगा रहा है। अब 2024 तक जो बीजेपी के एजेंडे थे उनमें सिर्फ यूसीसी ही बचा है, जिस वादे को मोदी सरकार को पूरा करना है। हालांकि बीजेपी आदिवासियों की चिंता को देखते हुए यूसीसी पर जल्दबाजी के मूड में नहीं है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक इस मुद्दे को छुआ भी नहीं है, क्योंकि इस साल ऐसे कई राज्यों में चुनाव हैं जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोग जनता के बीच जाकर उनकी सरकार के इरादे स्पष्ट करें और अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सरकार के बर्ताव के दावों पर विपक्ष को बेनकाब करें। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों के 3 तलाक वैन के फायदे गिनाएं और पसमादा समाज पर बीजेपी के फोकस के बारे में बताएं। लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि अगर यूसीसी पर ज्यादा बात होती है तो यह गैर बीजेपी दलों में मतभेद पैदा कर सकते हैं। विपक्षी दल अपने बीच के तमाम मतभेद भुलाकर एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजू जनता दल जैसे पार्टियों को यूसीसी से समस्या नहीं है, जबकि विपक्ष को साथ लाने का प्रयास कर रही जेडीयू इस विषय पर चर्चा चाहती है। ऐसे में सवाल यही है कि विरोध के बावजूद यूसीसी स्वीकार होगा। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। यूसीसी की आहट, विपक्ष की बौखलाहट। तो 2024 का रण एकजुट विपक्ष के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी पिच पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दे दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद बीजेपी अपने घोषणा पत्र के तीसरे सबसे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही है। साल 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द सियासी शोर और भी बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र कर इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी नेतृत्व समान नागरिक संहिता को लेकर जितना अड़ा हुआ दिख रहा है, समाज के दूसरे वर्गों से इसकी उतनी ही तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे प्रखर विरोध मुस्लिम समाज से हो रहा है, लेकिन भारत के आदिवासी समाज में भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। आदिवासी समाज ने यूसीसी का ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उनकी स्वतंत्रता, अस्मिता सवालों के घेरे में आ जाएगी। आदिवासियों का कहना है कि इस कानून से उनके विवाह, तलाक, बंटवारा, गोद लेने विरासत और उत्तराधिकार समेत अभी तक चले आ रहे कानून प्रभावित होंगे। उधर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आजकल मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, लेकिन बीजेपी को यह भी पता है कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में एक मुस्त मुस्लिम वोट पार्टी के समीकरण खराब कर सकते हैं। उधर इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। मिजोरम में भी चुनाव होने में कम समय नहीं बचा है। यहाँ इस साल की शुरुआत में यूसीसी के विरोध में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। उधर समान नागरिक कानून को लेकर लॉ कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट बनाने के लिए कमीशन ने यूसीसी पर आम जनता की राय भी मांगी है। उधर मुस्लिम मौलवियों की संस्था JUH के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि यूसीसी पर पीएम के बयान लॉ कमीशन को प्रभावित कर रहे हैं। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री यूसीसी की बात करते हैं तो वह हिंदू नागरिक संहिता का जिक्र करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। यूसीसी पर इन्हीं आरोप प्रत्यारोप और उसके यदि देश में यूसीसी लागू होता है उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। यूसीसी की आहट, विपक्ष की बौखलाहट। लेकिन पहले पीएम मोदी का बयान और उस पर प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप? बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता। कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये अभी कॉमन सिविल बोर्ड का शुरुआत इनने विरोध करने की कर दी। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। हम तो उस समय भी जब कश्मीर का विषय आया था, तब भी हमारे लोगों ने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं होना चाहिए। हम प्रारंभ से तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं दिल्ली से, कांग्रेस नेता डॉक्टर अधीश राज भल्ला जी भी हैं दिल्ली से, मुस्लिम स्कॉलर समिया गई जी आगरा से हैं, अधिवक्ता हमारे साथ संभव सोगानी जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संभव जी, कानून क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक, समान अधिकार, समान कानून, लेकिन उसके और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनमें अलग अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए अलग है, हिंदू लॉ के लिए अलग है। तो कुल मिला के कानून क्या कहता है और इसको लागू करने में दिक्कत क्या है? जी त्रिपाठी जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें बैकग्राउंड में जाऊंगा। जी, देखा जाए तो वेन इंडिया, हमारे जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, जी, उससे पहले अंग्रेज जो थे वो इस देश पे रूल कर रहे थे। जी, 200 साल उन्होंने रूल किया। उसके पहले मुगल और दूसरे अंपायर करते थे। जो राजा आता था वो अपना खुद का कानून बनाता था। वो कानून धर्म के ऊपर भी होता था। अगर राजा हिंदू है तो थोड़ा उसकी जो कानून बनाता था उसमें उसका अपने धर्म से भी इन्फ्लुएंस करके उसके नियम बनाता था जो प्रजा को मानने पड़ते थे। जी। बाद में अंग्रेज आए,
जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो लॉ बनाया उसके अंदर उन्होंने उसको एक सिस्टम के तहत धर्म से हटाते हुए उसको चलाने की कोशिश की, जिसके अंदर बेसिकली हमारे देश में देखा जाए तो कानून को 3 विभाग में डाला जाता है जी सिविल, क्रिमिनल और इसके साथ हो गया आपका एक पर्सनल लॉ। जी जो सिविल लॉ है उसको उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, जी फिर क्रिमिनल लॉ है उसको कर दिया पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म। अब बारी आई पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म करने की, लेकिन जैसे ही उसे यूनिफॉर्म करने की कोशिश की तो उस टाइम भी बहुत विद्रोह हुआ। जी अंग्रेजों ने उस पर ध्यान देते हुए उसको नहीं बनाया। जी फिर इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद हमारे सबसे पहली ये कोशिश थी कि हम हमारे देश का जो पर्सनल लॉ है उसको भी यूनिफॉर्म कर लें, सभी लोगों के लिए एक जैसा कर लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में जी इसका उल्लेख है। हमने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कैटेगरी में डाला हुआ है कि हमारे देश में अभी इसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस पॉलिसी को हम लागू करेंगे। ये आज नहीं डाला है त्रिपाठी जी, जी ये तो जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिन्होंने बनाया था, जो असेंबली में थे, उन सब की जो सोच थी, विजन थी, उसको देखते हुए डाला गया था। जी अब उसको डाल के किस टाइम पे कब इसको कन्वर्ट करके बनाया जाएगा यूनिफॉर्म लॉ, ये देखना था सरकारों को। जी पिछले 50, 60, 75 सालों में अभी उसमें कोई भी चेंज हुआ नहीं। अब जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इसको वो लाना चाहती है। तो इसमें मेरे से अगर आप पूछो तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 44 के तहत वैसे भी सरकार की ऑब्लिगेशन थी कि आज नहीं तो कल आपको पूरे देश में पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म करना है, तो उसके तहत देखा जाए तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है, पॉलिसी को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है। जी अब इसके साथ एक चीज़ और देखनी है कि अभी तक हिंदू के पर्सनल लॉ अलग थे, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ अलग थे। इससे पहले देखा जाए तो सिविल लॉ भी दोनों के अलग हुआ करते थे। जी अगर मुस्लिम्स लॉ में देखा जाए तो मुस्लिम लॉ वैसे शरीयत एक्ट से चलता है, तो शरीयत में सिर्फ शादी और डिवोर्स के कानून नहीं दिए, उसमें तो व्यापार को कैसे चलाना उसके भी दिए हुए थे, लेकिन उस लॉ को यूनिफॉर्म कर दिया गया था। जी अब वैसे ही इससे सारे धर्म के जो अभी चलते हैं, शादी और डिवोर्स में जो डिफरेंस रहते हैं, उसको एक यूनिफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि पहली बात तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस सरकार को, और कोई भी जो सरकार है भारत की, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो आज नहीं तो कल उसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करे। जी दूसरा, अब जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सभी जाति और सभी धर्म के लोगों की जो भी तरीके हैं उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करते हैं और उसको जो लाते हैं वो किस तरीके से धर्म निरपेक्ष लाते हो, आप सेक्युलर फॉर्म में लाते हो, वो देखना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 1952 में भी नेहरू जी के समय जब प्रधानमंत्री थे तो इसमें संसद में भी बहस हुई थी, बिल्कुल, लेकिन बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन निर्णय नहीं निकला था। और वो निर्णय कब तक इसी तरह लंबित रहेगा। अधीश राज भल्ला जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। अधीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भल्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी 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 बिल्कुल आ रही है भल्ला जी। इसमें समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं कि मैं नेशनल यूथ पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कांग्रेस से नहीं हूं। जी जी हाँ जी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, नेशनल यूथ पार्टी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जहां तक सिविल कोड की बात है, इसकी यूनिफॉर्मिटी का मुद्दा आज से नहीं है, जिस दिन से हमारा संविधान बना तभी से है। तो पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी कोई नए मूल की, कोई नए सिरे से कोई बात नहीं कर रही है। तो संविधान ने यह अधिकार दिया है और किसी भी सरकार की, जो भी कोई मौजूदा सरकार केंद्र में रहे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करे। जी। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार की विविधताएं हैं और जिस प्रकार की हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक रीतियों से जुड़ी हो, चाहे वो हमारे रिवाजों से जुड़ी हो, हमारे धार्मिक रीतियों से जुड़ी हो, उसके बारे में हमें लगता है कि एक ब्रिक बाय ब्रिक जो स्टेप होता है, जो हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्रेनिंग्स में पढ़ाया जाता है कि एक साथ देखिए 10 फुट की दीवार नहीं बनती है। एक दिन हम एक यूसीसी ले आएंगे और सबको उसके पैमाने पे कस देंगे
तो मुझे लगता है जैसे किसान आंदोलन के अंदर सरकार को पलटना पड़ा, इस तरीके का हश्र ना हो। भारत आज 150 करोड़ जनता का एक देश है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा आपको चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज के अंदर जो विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, इनसे जुड़े हुए कानूनों को समाज से जुड़े सभी लोगों से, समाज के विभिन्न वर्गों से लॉ कमीशन को उसके ऊपर राय मशवरा बहुत डिटेल में करना चाहिए। मसलन ये कि क्या आप विवाह की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको यूनिफॉर्म कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। मसलन भारत में आज करोड़ों अनरजिस्टर्ड मैरिजेस हैं, उनके बच्चे हैं, आगे उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो मैरिजेस वैलिड हैं। लेकिन कल को क्या अग्नि के फेरे लेने वाली मैरिज को वैलिड माना जाएगा? क्या दूसरे धर्म का भी व्यक्ति उस तरीके से मैरिज कर पाएगा तो क्या वो एक स्पेशल एक्ट नहीं माना जाएगा? क्या इस तरीके की अनेकों दुविधाएं इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट शायद छोड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रही है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार। तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर एक बहुत गहन तरीके से आगे चलने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का, तो सबसे पहले तो इन चारों को, और जैसे शाह बानो का केस, जिनको नहीं भी पता शाह बानो का केस, उसके अंदर आप देखिए कि भरण पोषण के कानून को भी इसके अंदर आप एक सम्मत करके और आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, क्या भारत में हिंदुओं ने एक से ज्यादा मैरिजेस नहीं कर रखी हैं? क्या मुस्लिमों नहीं, के अंदर मैरिज कर एक रखी ही हैं टैक्स लेकिन को अधिकार दिया जाता है? नहीं है। मैरिज कर रखी हैं, आदिवासी समुदाय को छोड़ दीजिए तो अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो इसमें शरीयत है उसमें अधिकार है, ये अंतर है। वही उसी तरीके से मैं बात कह रहा हूं जी। तो जब बात यूनिफॉर्मिटी की आती है, इसका मतलब किसी समुदाय के अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाएगा। जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को वो फॉलो नहीं कर पाएंगे जी। तो इस तरीके से इसकी जो है डीप रूटेड एक डिस्कशन, एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए, जिसके अंदर समाज सुधारक, जिसके अंदर समाज के जो भी तमाम लीडरान हैं, वे सभी लोग, मतलब आपका कहना यह है कि ओपन डिबेट, मतलब आपका कहना है कि इसको सब पार्टियों से, सब लोगों से राय लेकर लागू करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लागू करना चाहिए। निश्चित ही, बिल्कुल जल्दबाजी का काम ये नहीं है, और सरकार को इसे चुनावी मुद्दा कतई नहीं बनाना चाहिए जी। और जनता अदरवाइज इस पर ठगा हुआ महसूस करने वाली है। चलिए भल्ला साहब, हम निश्चित प्रदीप जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ संजय महेंद्र जी जुड़ गए हैं। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। नमस्कार त्रिपाठी जी, पैनल के सभी सदस्यों को नमस्कार जी। संजय जी, संक्षेप में एक मत में कांग्रेस का क्या मत है कॉमन सिविल कोड में? हालांकि कांग्रेस ये उस 1952 में लागू हो जाना चाहिए था, संसद में भी बहस हुई थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान चर्चा हुई, लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं निकला। 70 साल से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन स्थितियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, कांग्रेस का क्या पक्ष है? मेरा मानना यह है कि सामाजिक हित की भलाई का जो भी काम हो, सभी दलों को, जैसा कि भल्ला जी ने कहा कि एक राय में कायम होकर काम करना चाहिए, मगर ये बात तो और भी तमाम चीजों पे लागू होती है। अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल की बात करके सत्ता में आ गए, अब आज लोकपाल बिल की बात होती है क्या? कहीं नहीं होती। इस तरीके की तमाम चीजें जो हमारे देखने में आती हैं, वो ये आती है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। काम करने जा रही है ना मोदी सरकार, लागू करने जा रही है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कल ओपन हो जाएगा परसों। मोदी सरकार विशुद्ध मूर्ख बना रही है जनता को। मैं आपको बता दूं, जिस मुस्लिम समुदाय की आड़ में लेके वो ये काम कर रही है, आदिवासियों का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बात को समझिए। जितने भी आर्थिक सुधारों की बात हुई आज तक, क्या वो सुधार लागू हो गए? नहीं हुए ना। और जो कुछ आदिवासी समुदाय का क्या नुकसान होने वाला? उनकी संस्कृति बदल जाएगी। नहीं, देखिए क्या है, मेरी बात समझिए, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। बात होनी चाहिए सीधे सीधे मूलभूत जनहित के मुद्दे की, कि सब लोगों को आप एक राय करें, एक मंच पर लाएं, बैठ के बात करें और सब दलों की राय लें। वो हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मोदी जी को सारा श्रेय खुद लेने की आदत है। ये भाजपा सरकार भले ही इसके निर्णय को लागू करेगी, लेकिन मोदी जी सबसे पहले कहेंगे कि इसको मैंने लागू किया। ऐसा देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्हीं को जाएगा ना श्रेय। तो लोग
स्वस्थ लोकतंत्र में ये जो परिपाटी डल रही है, मेरी नजर में ये बहुत खतरनाक है। फिर आपको मणिपुर चल रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ही निर्णय ले लो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, वहां सेना भेज दो, तो ये सब तो नहीं हो रहा ना। मतलब तो आपका कहना है सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें राय लें, तो जब 1952 में नहीं निकला निर्णय, तो क्या आपको लगता है ये बरसाती मेढकों के तराजू में तौलने जैसा होगा? त्रिपाठी जी 1952 की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी और आज की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय क्या परिस्थिति थी ये हम आप और आज से बैठ के नहीं तय कर सकते। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं तो इस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकता कि 1952 में क्या परिस्थिति थी। देश पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आपको पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, आपको ज्ञान काफी है, इसलिए ज्ञान होगा आपको। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जनहित के मुद्दे पर कोई भी निर्णय हो वो सबकी राय के साथ कायम होना चाहिए। एक व्यक्ति एक दल की नीति लागू नहीं होनी चाहिए। आपने नोटबंदी लागू करके देख ली ना, नतीजा सिफर है आपका। उस दिन मैं पिछले कुल मिला के संजय जी आपका कहना है कि कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लागू होना चाहिए। इसके हित और अहित दोनों को समान तराजू में तोड़कर तय करने के बाद लागू होना चाहिए। ये हित और अहित कैसे, इसका मापक यंत्र क्या है? ये हित है, ये अहित है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए क्या होता है, बात लोकपाल बिल में तो सबका हित था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। जिस बात में जनता का सीधा हित था, जब वो लागू नहीं हुआ, किसानों की एमएसपी का मुद्दा सीधा नहीं, इसको उधर मत ले जाइए, क्या लागू हुआ क्या नहीं, इधर बात करिए कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लागू होना है या नहीं होना है, वो आप इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो आपको सबकी राय के साथ चलना पड़ेगा। राय वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की राय क्या है। तो जब बैठक होगी तो बताएंगे राय। अभी तो बैठक होने की तैयारी कहाँ है? ये बैठे तो सही है, चले बात तो करें। उनने तो समर्थन दे दिया, बीजू जनता दल ने दे दिया, आप पार्टी ने दे दिया कि हाँ लागू होना चाहिए। देखिए इस देश में क्या दो ही राजनीतिक पार्टियां जिनके समर्थन नहीं, तो आपको भी बता देना चाहिए ना कि हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो हाईकमान का निर्णय होगा ना, देश की जनता को। ये बिल्कुल सही कहा, ये हाईकमान निर्णय करेगा। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही? फर्स्ट क्लास आ रही है सर, मेरी आवाज पहुंच गई आपको? हाँ, आप पहुंच गई, आपकी इसके पहले नहीं आ रही थी। ये जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, अन्य दलों के लोग कह रहे हैं कि लोगों की राय लेकर के, यानी सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें एक राय होनी चाहिए, सर्वसम्मति से सहमति बननी चाहिए, फिर लागू होना चाहिए। और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से ये बात सामने आ रही है कि 2024 का चुनाव है, ये आपके जो 3 एजेंडे पे जनसंघ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो पैदा हुई थी या चुनी थी, शुरू से 3 एजेंडे, राम मंदिर मुद्दा, धारा 370 और तीसरा समान नागरिक संहिता, तो ये एजेंडे के तहत चली थी। इसलिए आप इस एजेंडे को ला करके 2024 के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बंटवारा करके मतों का फायदा लेना चाहती है। पाटिल जी, आपने ना कई सारे उत्तरों का एक साथ प्रश्न पूछ दिया जी। मैं भी जो थोड़ा सा संवैधानिक, चूंकि वकील साहब तो चूंकि विशेषज्ञ हैं रस्तोगी जी, तो उन्होंने तो सोगानी जी, रस्तोगी जी नहीं, सोगानी जी, सॉरी पहला नाम क्या है, एक बार आने दीजिए स्क्रीन पे तो मैं। संभव, जो असंभव को संभव करते हैं वो है संभव। जी, एकदम बहुत ही तर्कसंगत नाम अभी पढ़ा है कि संभव जी ने जो बहुत सारे लोगों के लिए असंभव था, उसके जो धूल गर्दा मिट्टी जमी हुई थी, जो पर्दे चढ़े हुए थे, जो शुतुरमुर्ग वाला पर्दा चढ़ा हुआ, तो एकदम से हटा दिया जी। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है, मैं आपके उस उत्तर पे आऊंगा, मैं जो आपने कई सारे पूछे हैं, तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस वाले मित्र संजय जी का एक है कि मैं 52 में पैदा नहीं हुआ था, तो कैसे एक राय, मतलब मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। तो राजनीतिक जीवन में या जब राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हैं तो बहुत सारी चीजों का जवाब देना होता है, चाहे हम पैदा हुए हों या ना पैदा हुए जी। अब बोफोर्स मुद्दा अभी भी हॉन्ट करता है, बहुत सारे लोग नहीं पैदा हुए थे उस समय। एनीवेज मैं आता हूँ, एक 1977 या 79, मुझे साल ठीक से नहीं याद है, मूलभूत अधिकारों में एक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार जी, उसको हटा दिया गया, संसद ने हटाया, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जो है इसको हटा दिया क्योंकि ये राज्य के विकास में संपत्ति का अधिकार बड़ा बाधक बन रहा था।
आप संपत्ति के अधिकार की मांग करेंगे और पता लगा कि हाईवे वहां से निकलना है, आप अपनी जमीन नहीं देंगे सरकार को, तो हाईवे टेढ़ा करना पड़ेगा, लागत बढ़ेगी, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी, इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब एक बात और मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि संभव जी है तो मुझे उनका सहयोग मिलेगा। देयर इज नो डिसहार्मनी बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती का ये एक केस है जिसमें 13 जजों की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। अब आते हैं कि पार्लियामेंट इज कंपिटेंट टू amend the constitution to override or abrogate any of the fundamental rights in order to enable the state to implement the directive principles as long as the basic feature of the constitution is not effective। तो बहुत बड़ी बात है। आज जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में, तो ये जो व्याख्या है ये उसके लिए पूरी तरह से माकूल है, जो कि पूरा जवाब देती है। और सेक्युलर और इक्वलिटी ये दो शब्द हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के लिए यदि संसद का अधिकार है और वो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए अपने आप अपने विवेक से अपनी संख्या से अमेंडमेंट कर सकती है। तो यानी जो कोई चिल्ला रहा था कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट संसद में बदले जा सकते हैं जो कि मूल भावना से अपनी सहमति रखते हो, यानी मूल भावना में कोई परिवर्तन ना आए जी। अब चूंकि संसद के बनाने वाले जो संसद जो बहुत ज्ञानी लोग थे, जो पूरी कमेटी थी, जो संसदीय समिति थी जिसने इसका संविधान का गठन किया, वो भी जानते थे कि समय परिवर्तनशील है। अब 1952 में जब सहमति नहीं बन पाई, नेहरू जी के समय जब जनसंख्या कम थी और एक अगर कहा जाए कांग्रेस के ही शब्दों में तो सुचिता ज्यादा थी उनके, क्योंकि उनका शासनकाल था, तो उस समय सहमति नहीं बन पाई कम जनसंख्या में, कम लोगों में। तो आज तो जनसंख्या उसकी दोगुनी से ज्यादा हो गई है, कैसे आप सहमति की अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नंबर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, सदन में जिसका भी नंबर ज्यादा होगा, यानी जिसको जनता ने ज्यादा मत दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस नियम से सहमति नहीं व्यक्त करता तो इसमें तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से सहमति नहीं व्यक्त करता जी। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि क्षणिक 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने ये बात कह दी, तो भैया अभी से नहीं, हमारे जन्म से पहले ही, हमारी पार्टी के 1980 से पहले ही ये बात थी कि एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 मंत्री और वो सारी चीजें नहीं चल सकती। 2 झंडे, 2 विधान और 2 मंत्री नहीं चल सकते। एक देश है, एक कानून होगा। भल्ला साहब आऊंगा आपके पास, आप सुन लीजिए थोड़ा सा जी। जो कंट्राडिक्शंस हैं 1861 से संविधान में बहुत सारी जैसी नीति और बातें हैं जो कि 1861 में बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो अभी तक चल रही हैं। वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो ऑब्सोलीट कानून थे उनको चेंज किया है और उनको टाइम के हिसाब से अपडेट किया है या फिक्स किया है। अभी भी उसमें बहुत से ऐसे कानून है जिनको कि बदला जाना जरूरी है। मेरा एक सवाल है कि इसी देश में रहने वाली एक बच्ची जिसको पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उसी के पड़ोस में रहने वाली कोई दूसरी बच्ची केवल जो चूंकि दूसरे धर्म से है उसको अपने पिता की संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना या उसको सुरक्षा देना कहाँ तक उचित है? कोई इसका जवाब दे सकता है? आप लाखों बहाने गिना सकते हैं, आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं। देखिए, आदिवासी समाज ने चिट्ठी लिखी है, संवैधानिक पीठ है, उस पर वो काम कर रही है। इस चर्चा की बात हो रही है, जो प्रोसेस बना है सरकार का, सरकार उस पर चल रही है। आपको अगर उस प्रोसेस से प्रॉब्लम है तो ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटोकॉल को अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो ये आपकी समस्या हो सकती है। सरकार ने वो सारे अवसर दिए हैं जिसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों पे, तो देखिए समय बदलता रहता है। कांग्रेस की अभी की स्थिति वो नहीं है जो कुछ वर्ष पहले थी। जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। आम चुनाव में कब किस प्रकार स्वीकार करेगी, किस प्रकार से नहीं करेगी, राज्य के चुनाव में किस प्रकार से उन्हें स्वीकार किया गया, ये विचार करने योग्य बात है। हमारा लोकतंत्र बहुत पुराना नहीं है लेकिन बहुत परिपक्व जरूर है, सबसे बड़ा और परिपक्व जरूर है। जी जी। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने हिसाब से अपनी उन बातों को विचार में रखकर अपना वोट देती है जिनसे उन्हें लगता है कि भविष्य में अच्छा होगा। चलिए, ये अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ये आपने जो नारा दिया था 1980 नहीं, जब जनसंघ का गठन हुआ था तब से आप ये नारा दे रहे हैं, तो इसमें तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ये हमारा सोचना है। निश्चित तौर पे, और देश के लिए भी अच्छा ही होगा।
नहीं, वोट तो आपके बढ़ ही जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे, देश के लिए तो अच्छा आप बोल रहे हैं, लेकिन वोट तो बढ़ ही जाएंगे। समी साहब आपके पास आता हूं, लेकिन थोड़ा एक बार हम आरपी श्रीवास्तव जी की इस मुद्दे पे थोड़ा टिप्पणी ले लें, उनको भी इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा ज्ञान है। श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं आपके, इसके लागू हो जाने से क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं? देखिए त्रिपाठी जी, आपने पहले ही कह दिया है कि जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, 3 एजेंडा थे इनके पास जी। एक तो ये था कि धारा 370 राम मंदिर, और तीसरा जो समान नागरिक हाँ, ये पहले से ही मतलब ये था, बहुत प्रतीक्षित था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जब केंद्र में आएगी तो इस पर काम जरूर होगा जी। मुझे लगता है कि मोदी जी ने कल जिस तरह से भाषण दिया है और जिस तरह की बातों को सामने रखा देश के सामने, तो यूनिफाइड सिविल जो कोड लागू करने की राह पे आ गई है। और चूंकि चुनाव आने वाला है जी, तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को सामने रखेंगे वो और ला सकते हैं। उनके पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत तो दोनों सरकारों में था, चाहते तो पहले ही ला लेते, लेकिन एक टाइम फैक्टर है कि धीरे धीरे 1 by 1 ले आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ना कि वोट बैंक की बात है, तो वोट बैंक तो बढ़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक तरफ और देखिएगा, जो रोकेंगे अचानक एकदम से ये मुद्दा मोदी जी ने क्यों छेड़ा? कहीं पटना का रिएक्शन तो नहीं है कि 2024 के बाद किंतु परंतु ना हो जाए, इसलिए ये मुद्दा तुरंत? ये भी एक हो सकता है ना कि जो पटना में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, तो सवाल है कि वर्तमान सरकार उसको तो काउंटर करेगी, और निश्चित रूप से उसको इस बात का भी अंदेशा है कि मान लो 2024 में नहीं आया अपना तो मैंडेट नहीं मिला उतना ज्यादा, तो फिर ये कैसे लागू होगा? इससे बढ़िया पहले लागू करो। दूसरी सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी जी, आपने देखा होगा कि जो पर्सनल लॉ वाली बात है, उसमें 2018 में भी एक नेशनल लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट किया था कि इनको मजबूत किया जाए जी। अभी इस पर जल्दबाजी नहीं किया जाए। अब सवाल है कि जल्दबाजी तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव जो देखते हुए इस मामले में ये भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा एजेंडा है उसको जरूर सामने लाने की कोशिश करेंगे जी। इसमें नॉर्थ ईस्ट में देखिए, झारखंड में देखिए, आगे आदिवासी समाज विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज और इनकी आबादी भी लगभग जो है 8% आदिवासी और 18% करीब जो है 26% आबादी है जो कि जिसको मानते हैं अफेक्टेड। हालांकि जो कानून बनाया जा रहा समान देश के लिए समान कानून है, उसमें अफेक्टेड तो नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी जो है इनकी अपनी कल्चर है, शरीयत का कानून लागू होता है, खास करके शादी ब्याह, संपत्ति का अधिकार, इन तमाम चीज़ों पर काम होगा। तो इनको भी देखना होगा। और हमें लगता है कि अभी जिस तरह का माहौल है देश में, उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिफाइड सिविल कोड अगर लागू करने में सफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा तो मिलता है। एक जो उनका नारा है, एक संविधान एक निशान, उस पर वो सफल हो जाएंगे जी। सभी साहब, अब निश्चित तौर पे पूरा इस बहस का दारो मदार आप पे ही है, लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए? समी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज नहीं है आपको? हाँ, थोड़ी सी गूंज रही है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। अभी सभी विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचारों का उल्लेख किया, और विशेषकर मैं अधिवक्ता महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने सारी बातों को क्लियर कर दिया। हमारा देश एक विविधताओं का देश है, और जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोग निवास करते हैं। दुर्भाग्य के आज 70 साल बाद भी अब इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी कोई इस वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की भारत सरकार जो बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है जी, तो अभी तो उसका कोई मसौदा ही देश के सामने नहीं पेश हुआ है, और उसी पे इतना हल्ला मचा रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि 2024 में उसकी सरकार बनने नहीं जा रही है, इसीलिए वो ध्रुवीकरण करना चाहती है और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक उद्बोधन में कह रहे थे कि देश में दो कानून एक साथ नहीं चल सकते जी। किसी एक परिवार में 2 सदस्य हैं, उनके ऊपर 2 कानून लागू नहीं हो सकते कि किसी एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए 2 कानून जी।
मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो उसके खिलाफ तो कानूनी तौर पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक न देकर उसे छोड़ दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो छोड़ दिया, वो उस पर कानूनी मोहर नहीं लगती है, वो छोड़ दिया ठीक है। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकता, लॉ के अनुसार शादी नहीं कर सकता हिंदू लॉ में। मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। हमारी सम्मानीय सांसद है हेमा मालिनी जी, और उनके पति भी उप सांसद है धर्मेंद्र जी, उन्होंने भी 2 शादियां की हुई है जी। भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पोजीशन क्लियर करे। देश के अंदर सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी और मुसलमान ये अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं और इन सभी धर्मों के मानने वाले लोग जिनके अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग इनकी सभ्यता है, उस पर ये आज तक काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 25 भारतीय संविधान में उनको यह अधिकार देता है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, अपने रिचुअल, अपने जितने भी कार्यक्रम है, कार्यकलाप है, उनको वो निर्विवाद रूप से अपने कर सकती है। भारत की स्थिति में अगर आप देखें तो हर 50 किलोमीटर पर भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। समी साहब थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको। आपने कहा कि ये खान पान 50 किलोमीटर, भाषा ये अलग है। आपने एक बात कही कि हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी के बीच की बात कही। आपको अच्छे से मालूम है और कई उदाहरण आपके पास होंगे कि हिंदू लॉ में अलाउ नहीं होता है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मुस्लिम धर्म अपना करके दूसरी शादी कर लेते हैं। इस तरह के सैकड़ों केस है। और ऐसे में अनुच्छेद 44 संविधान ही कह रहा है कि सभी नागरिक समान अधिकार। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। तो क्या स्थिति होगी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की वो मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन मैं अब मुझे भी नहीं मालूम है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया नहीं किया। उनकी पहली पत्नी ने चूंकि विरोध ही नहीं किया। पहली पत्नी तो आज भी जीवित है। हाँ जीवित है, उन्होंने विरोध नहीं किया, तो ये आपसी सहमति हो गई। देखिए आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून में तो ऐसी स्थिति है नहीं कि उसकी सहमति है या नहीं है जी। कानून में तो स्थिति है कि एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, लेकिन कोई तो रिपोर्ट डालने जाएगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जब कोई जा ही नहीं रहा है तो 100 मीटर थोड़ी जा सकती है पुलिस। वो तो सेलिब्रिटी है इसलिए नहीं जाएगा। मेरा कहना यह है कि इस्लामिक शरीयत के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए तो 4 शादियों का जिक्र बार बार हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में भी एक शादी का ही कॉन्सेप्ट है जी। और अगर वो कोई दूसरी शादी करता है तो उसके लिए कंडीशंस है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए आदमी कोई दूसरी शादी कर देगा। मान लो किसी पत्नी से अगर परिवार बढ़ाने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए बच्चा पैदा नहीं होता है तो उस स्थिति में इस्लाम इजाजत देता है और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि जो पहली पत्नी है उसको सारे हकूक मिलेंगे जो उसके पहले से मौजूद थे। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर कोई इस्लाम का मानने वाला अगर विवाह कर लेता है तो क्या वो गुनाह करता है? तो अगर ऐसा समी साहब अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कानून लागू होने में आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति ये है कि जिस प्रकार से ढोल पिघा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम एक वर्ग एक विशेष समुदाय के ऊपर अपना शिकंजा कस लेंगे और बहुसंख्यकवाद के आधार पर यूनिवर्सिटी लागू कर देंगे। विरोध इस बात का है। हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी समुदाय हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, उनके धर्म के मानने वालों के जो प्रमुख लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे बात करिए। देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है उनसे समन्वय कर व्यवस्था। इसमें अगर कानून संसद चलाता है, संविधान संसद बनाता है, उसमें धर्म गुरु को क्या लेना देना? नहीं देखिए, देश की सबकी एक राय से चलेगा ना। जैसे 1952 में बात आई कि 1952 में ये बात लागू करनी थी, लेकिन अब 70 साल बाद भी हम उसको लागू नहीं कर पाए। उससे 1952 में जिसका विरोध हुआ तो इसका क्या बना जाए? अगर ये नहीं अच्छा था तो 1952 में लागू हो जाना चाहिए था। 1952 में न ये कहा गया कि लागू किया जाए, न ये कहा गया कि नहीं लागू किया जाए, बीच में चर्चा छोड़ दी गई। वो उसको टीचर के लिए डाल देगा, लेकिन अगर वास्तविकता उसकी देखी जाए तो वास्तविकता में देखी ना कि उस टाइम उसका विरोध हुआ और जिसकी वजह से लागू नहीं हुआ। आज अगर हम बहुसंख्यकवाद के आधार पर और
बहुमत के आधार पर हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको कर तो सकते हैं, लेकिन इस देश के जो करोड़ों लोग हैं उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। आप किसी एक ध्वज को नीचा दिखाने के लिए, उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए अगर इस प्रकार का कोई टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। और पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है क्या चीज, ये लोगों के सामने आना चाहिए ना, कोई मसौदा सामने आए तो सही। ये तो बता दिया, संभव जी ने बता दिया है कि है क्या। नहीं क्या है बता दें समीर साहब एक मिनट समीर साहब एक मिनट, संभव जी फिर से बता रहे हैं, सुन लीजिए जी। नहीं आप ही के पास आऊंगा सर, मैं आप ही की संभव जी की बात आ जाए, संभव जी आपको बता दे, उसके बाद फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। रुक तो जाइए समीर साहब जी। संभव जी सर, मेरा इसमें कहना है कि पहले तो जो एक हमने जो सर एक सेकंड सर, मैं बस क्लियर कर दूं, मैं पोजीशन क्लियर कर दूं। जो हमने अभी फिल्म स्टार की बात करी धर्मेंद्र जी की, पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। त्रिपाठी जी, असल में हुआ क्या, जो बात मैंने कही थी उसी को मैं वापस दोहराता हूं। जब इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद हमारे लिए हमने सभी धर्म के हिसाब से नए नए कानून बनाए कि हिंदू लॉ का हिंदू चलेगा, मुस्लिम लॉ का मुस्लिम चलेगा। तो मुस्लिम लॉ के अंदर 4 शादी करने का प्रावधान था शरीयत एक्ट के हिसाब से जी। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आया वो आया 1955 में। 1955 के पहले भी हिंदू लोग 4 शादी कर सकते थे क्योंकि उसका कोई नियम नहीं था जी। तो राम जेठमलानी जी तो हमारे वकीलों में बहुत वरिष्ठ वकील रहे हैं, उनकी भी 2 शादी हुई थी, वो हिंदू थे, लेकिन उनकी पहली शादी 1953-1954 में हो गई थी, जब ये कानून लागू नहीं हुआ था जी। जब ये कानून लागू हुआ 1958 से बाइगेमी लगा, तब हिंदू लोगों को शादी करना अलाउ नहीं रहा। अब आते हैं धर्मेंद्र जी पे। धर्मेंद्र जी की क्या कहानी थी, धर्मेंद्र जी ने पहली शादी करी, फिर उन्हें जब दूसरी शादी करनी थी तो उन्होंने अपना धर्म बदला, अपना धर्म बदल के मुस्लिम बने। मुस्लिम 4 शादी कर सकता था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करी। और हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि अगर मैंने पहली शादी करने के बाद धर्म बदला तो मेरी पहली शादी का डिवोर्स हो जाएगा। इस तहत से उनकी शादी वैलिड हो गई। पॉइंट क्या है, यहां आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत बोली कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैं आपको बताता हूं कि लोग 2 जब कानून होंगे तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। त्रिपाठी जी, मैं अपना धर्म बदल सकता हूं, मेरे धर्म बदलने के बीच में कोई आएगा नहीं। तो क्या हुआ कि जब मेरे को हिंदू धर्म में फायदा हुआ मैं हिंदू रहा, जैसे ही मुझे मुस्लिम धर्म में फायदा हुआ मैंने अपना धर्म बदल लिया, वापस मैं हिंदू हो गया। जब मेरे को वापस धर्म में फायदा हुआ, जब मेरे को मेरे घर में हिस्सा करना होगा ना त्रिपाठी जी जमीन का जी, जब मैं हिंदू हो जाऊंगा मेरे को आधी मिलेगी जी। और अगर मैं जब शादी मेरे को 2 करने की इच्छा होगी तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगा, तो मेरे को उसमें 2 फायदा मिलेगा। इस तरीके से 2 कानून लगने में नुकसान ये होता है कि समझदार लोग उसका मिसयूज करते हैं। जहां उनको एडवांटेज दिखता है उस धर्म के कल्चर में, उस धर्म को अपना के, उस धर्म को अपनाते धर्म से, दिल से नहीं है, बिलीव से नहीं करते हैं, सिर्फ फायदा उठाने के लिए, उस प्रोसीजर के फायदा उठाने के लिए करते हैं। तो एक बात जो क्लियर करना जरूरी थी कि 2 शादी हिंदुओं में अलाउ हो जाती है या उनकी शादी की स्टैंडिंग रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, आप पता करना, उन्हें धर्म कन्वर्ट करके शादी की है तो इसलिए उनकी शादी वैलिड है। अब आता हूं सर दूसरी बात पे, सर दूसरी बात पे आता हूं सर, जो एक मिनट सर, बस 1 मिनट लूंगा। जो अभी भाजपा के हमारे प्रदीप जी ने बोला था कि उन्होंने एक जजमेंट पढ़ा भारत केसरी का, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को भी उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 2 चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में त्रिपाठी जी, एक है चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट और एक है चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में आता है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं वो हमारे देश में अभी फंडामेंटल राइट के रूप में इन्फोर्सेबल नहीं है। तब हमारे देश की उस टाइम स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको एक अलग चैप्टर में डाला था कि जैसे जैसे हमारे देश में एक अच्छी बनेगी माहौल, हम इन सबको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हर भारत सरकार में जब भी जो सरकार बनाता है उसकी ड्यूटी है कि उस आर्टिकल्स के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं उसको वो लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, उसको कन्वर्ट करके अगर फंडामेंटल राइट बनाया जाता है, स्टैट्यूटरी राइट बनाया जाता है, एक्ट लाया जाता है, विद द प्रोविजन लाया जाता है, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन जो एक बात बीच में अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने भी बोली थी, टाइमिंग को लेके एक अलग इश्यू है, वो एक पॉलिटिकल बात हो सकती है, लेकिन लीगली आप मुझसे पूछे तो वो वैलिड है। तो ये बात मैंने कहा जी। समीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ संभव जी, डायरेक्ट प्रिंसिपल में ये कहा गया है तो देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून केंद्र सरकार लाएगी या स्टेट को आजादी होगी, सवाल तो ये है। और जिस प्रकार से आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही, आवाज नहीं सुनाई, आवाज नहीं आ रही ढंग से समीर साहब आपकी, हम लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग।
मैं ये कह रहा हूँ त्रिपाठी जी कि धारा 44 के अंतर्गत तो ये कानून लागू करने का केंद्र सरकार का दायित्व है। दायित्व है ना। मैं दूसरा सवाल ये कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में लिए लॉ कमीशन को रिपोर्ट भेजकर 2018 में लॉ कमीशन ने इसको खारिज कर दिया था। आपकी आवाज नहीं आ पा रही समी साहब, हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा, बहुत ज्यादा गूंज रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कानून को लाने के लिए प्रयास कर रही है बीजेपी। समय को लेकर ये कानून 2018 में भी बीजेपी ने प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम लॉ कमीशन ने इसको खारिज कर दिया था। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यूसीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, इसका विरोध कर रही है, आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद अगर गई है वहां पे विरोध करने, तो पूरा आदिवासी समुदाय नहीं गिन सकते हैं। आप भी जानते हैं इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में कितने आदिवासी हैं, कितने लोग जुड़े हैं, हमें मालूम है। तो आदिवासी समाज हो रही है। और अभी जैसा आपने अपने स्टार्टिंग को उद्बोधन में कहा था कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है और यहाँ पर चुनाव भी संभव है निश्चित समय पर। तो ऐसी स्थिति में चलिए समी साहब अपनी बात समाप्त करें, अभी अब फिर से जाना है मुझे प्रदीप जी के पास और भल्ला जी के पास। नहीं हो पाएगी जी। हम ये कह रहे हैं अगर एक कानून बनाना है देश के अंदर, तो क्या जितने भी धर्म के मानने वाले हैं वो एक ही पद्धति से, उनके जितने भी कार्यक्रम है वो सब एक ही पद्धति से होंगे, जीवन मरने के एक ही पद्धति से होगा। वो तो ड्राफ्ट तैयार होगा, उससे उस पे बात आएगी ना। तो मैं कोई ड्राफ्ट तो आए, होगा। देखा, इसका ड्राफ्ट पूरी तरह से उत्तराखंड में तैयार हो चुका है, 30 जून को पब्लिश भी हो जाएगा। मैंने अभी बात कही थी ना कि स्टेट गवर्नमेंटों के अधिकार है, ड्राफ्ट बनाना एक अधिकार हो सकता है स्टेट सरकार का, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो केंद्र सरकार करेगी ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार से प्रपंच रख के, चाहे उत्तराखंड हो चाहे आसाम हो, इस प्रकार की गतिविधियों को चलाती रहती है। चलिए सभी साहब, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। हमारे साथ भल्ला साहब जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भल्ला साहब, सबसे पहली चीज मैं ये थोड़ा बोलना संक्षेप में, चाहूंगा। भल्ला साहब समय कम है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक चीज का जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आज तक दिया है, और उसके लिए उसकी तारीफ होनी ही चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा ब्रह्मांड में होनी चाहिए जी। वो है देश की लोकतंत्र की जनता को भ्रमित कैसे किया जाए। इसमें महारत हासिल है तो केवल एक ही पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को जी। इसकी शुरुआत मैं इस तरीके से करूंगा। जो सबसे पहली चीज, जो संभव जी ने जो बात कही थी, उन्होंने पहले अपने विषय के अंत में यह बात बोली कि कोई चीज यदि कल थी और आज नहीं है तो उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पे जोड़ना चाहूंगा कि भारत लोकतंत्र है, ये याद रहे, तानाशाह नहीं चलेगी यहां पर। तो आप कोई कानून कैसा बना देंगे, सरकार में बैठे हो तो लोकतंत्र से ही आया ना सर। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। कोई चीज कल थी आज नहीं है और उसे सब लोग यूं ही मान लेंगे, ये वो देश नहीं है। हम सऊदी अरेबिया में नहीं बैठे हैं, हम भारतवर्ष में बैठे हैं। लोकतंत्र से काम होगा। अनुच्छेद 25 से 28 आपको आपकी रीजनल प्रैक्टिसेस का राइट देता है। जब वो रीजनल प्रैक्टिसेस का राइट देता है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले सर्वप्रथम समझने वाली ये बात है कि क्या एक व्यक्ति जो अपनी रीजनल प्रैक्टिसेस करता है और मैरिज में उसकी वो रीजनल प्रैक्टिसेस बदल सकती है, यानी कि यदि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यदि वो जा रहा है और उसका बच्चा जो है कल को वो एक दूसरी रीजनल प्रैक्टिस में जाने लगे, तो क्या उसके अधिकार वहां पर भरण पोषण के या और किसी प्रकार के छिन जाएंगे? इसके लिए हमें एक विस्तृत चर्चा चाहिए। इसके लिए हमको लोगों के तर्कों पर नहीं जाना है, इसके लिए हमें सॉल्यूशंस पर जाना है। जो ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध इस देश में कोई भी कानून, चाहे वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो चाहे वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, उसे किसी भी कीमत पर ना बनने चाहिए और ना बनने दिया जाएगा। इस देश की जनता असहाय नहीं है। धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है भल्ला साहब? देश का धर्म बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये संविधान से देश चलेगा और संविधान आपको ये कौन सा संवैधानिक है? ये संविधान जो जिस समय अंबेडकर जी ने बनाया था उसी समय का है, अनुच्छेद 44, जिसमें कहा गया है। देखिए
अगेन आपने वही बात बोली जो संभव जी ने बोली। संभव जी के मुताबिक जो अंबेडकर जी लिख गए वही फाइनल रहे, ये नहीं, यही तो बोला संभव जी ने जी। जरूरी नहीं जो कल था वही आज रहे। तो हम इस बात को कॉन्ट्राडिक्टरी खुद ही ना करें, क्योंकि इसी चर्चा में ये बोला गया है कि जो कल था वो भविष्य में भी हो, जरूरी नहीं। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा में अधिनियम में संशोधन होते तो रहते हैं, पांचवा संशोधन, छठवां संशोधन, किसान कानून उसी संसद में पास हुआ था, क्या हुआ उसका? मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर भाजपा को, जनता को भ्रमित करने की डिग्री मिलनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कानून का क्या होगा, धार्मिक स्थलों के कानून का क्या होगा, क्या सभी धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल का नाम दे दिया जाएगा क्या? मस्जिद केवल धार्मिक स्थल का टाइटल लिखोगे क्या? ये सारे प्रारूप आ जाएंगे सामने, जब लागू होगा आ जाएंगे। चलिए समय कम है हमारे पास, समय कम है। भल्ला साहब जी, प्रदीप जी आज 10 वर्ष होने को आए हैं, आपके देश में एक प्रकार से भल्ला साहब आपकी बात आ गई, भल्ला साहब आपकी बात आ गई, समय कम है। जी प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर लिया है प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वादा करके मुकर जाते हैं, उनके रिप्लेसमेंट का क्या होगा? भल्ला जी समय, चूंकि इस पे पहले आपको मैंने पूरा पर्याप्त समय दे दिया, वही चीज फिर रिपीटेशन आ रही है, इस कारण मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप ये चाहें कि सबको बिठा के सब धर्मगुरुओं को बिठा। हाँ प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, अभी बहुत सारी बात सभी साहब ने बहुत सारी बात कही है, उसका उत्तर चाहेंगे। एक थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं भल्ला जी, चूंकि देखिए आपके इस चैनल पे आने से पहले आज, इसके पहले मतलब ये भल्ला जी जिस पार्टी का झंडा लेके आए हैं उस पार्टी का नाम नहीं सुना, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, हमारी तरफ से यदि भाई हैं, लेकिन बड़ा अच्छा प्रयास रहा इनका, सिग्नेचर मार्क करने में अच्छा प्रयास रहा। यदि आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े हो और आगे प्रगति करें, अच्छी मेरी प्रार्थना है, लेकिन मुझे थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए, ये प्रैक्टिस अच्छी वैसे जी। क्या बोलूं, मैं सवाल करने को बोल रहे हैं आप जी? ये फरहान आगा साहब जो अपने इस्लामिक स्कॉलर है, उनके बहुत सारे सवाल थे, एक रिफ्रेश कर दीजिए तो मैं उसका उत्तर। समी अगई साहब लब्बे लुआ भी है, समय अगई साहब इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले इसमें पूरी तरह से सर्व धर्म गुरुओं को बिठा के, सबको बिठा के इस पे चर्चा होनी चाहिए, फिर जाकर के इस पे कोई बात हो। सर देखिए, धर्म गुरुओं का सदा ही सम्मान रहा है, भारत जैसे महान देश में सभी का सम्मान रहा है, लेकिन सरकार अपने प्रोटोकॉल को तो फॉलो करेगी ना, जो सरकारी व्यवस्था का या जो न्यायालय का प्रोटोकॉल है, संवैधानिक पीठ है, उसमें जो है सब लोगों के विचार मांगे हैं। अब विचार मांगे हैं तो आप दीजिए, आप इतने स्पेशल थोड़ी है, भारतीय नागरिकों की तरफ से आप भी हैं, आपको अपनी बात रखनी तो आप जाइए, संविधान के समक्ष तो सारी चीजें और संवैधानिक परंपरा को मानते हुए जनता से उसकी राय मानी गई है। अब आप चाहे कि आपको बुला के बैठा के सोफे पे बुला के चाय कॉफी पिला के अगर करा जाए तो ऐसे तो बहुरंगीय देश है, किसको किसको सरकार चाय पिलाती रहेगी? तो आपसे जो राय मानी गई है उसको चुपचाप दे दीजिए, संवैधानिक तरीका वही है। अगर आप चाहेंगे कि उसकी पब्लिसिटी है, आप खुद पब्लिसिटी चाहते तो बात दीगर है, लेकिन सरकार अपने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भी विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट भी गई है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। देखिए त्रिपाठी जी, आप ही ने कहा कि उसमें कितने आदिवासी हैं, ये भी एक मतलब मेरी बात मत पकड़िए साहब, ये पकड़ने का काम मेरा है। अरे ठीक है सर, कभी कभी हम भी आपकी जैसे समझदार हो जाएंगे तो मेरे नंबर थोड़ी घटेंगे। मैं ये कह रहा था कि सभी के, देखिए सीधे संविधान की बात करते हैं, आपको संविधान से सरकार से प्रॉब्लम है, विरोध करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन जो संवैधानिक परिपाटी बनी हुई है, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसको अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तब आप संविधान के समक्ष दोषी मान लिए जाएंगे और आपका कोई साथ देने वाला मिलेगा नहीं। ये संविधान से चलता है। तो बात की एक बात, तो संवैधानिक चीजों को नहीं मानेगा, जो संवैधानिक परंपरा को नहीं अपनाएगा उसको झेलना पड़ेगा, चाहे आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो और आप संविधान को नहीं मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अधिकार भी मिले, तो ऐसा भारत देश के संविधान में पॉसिबल नहीं। जी संजय जी, आज चूंकि समय कम है इसलिए आपके पास तो दूसरी बार नहीं आ रहा हूं, आपने अपनी बात पहले रख ली, बहुत संक्षेप टिप्पणी, बहुत संक्षेप। केवल 10 सेकंड दे दीजिए। चलिए 10 सेकंड ही सही, जल्दी बोलिए जल्दी। भाजपा के प्रवक्ता ने 4 बातें कही थी, प्रोटोकॉल, बोफोर्स, लोकतंत्र और पूर्ण बहुमत। मैं इन चारों बातों का सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं।
प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आने के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। गए क्या प्रधानमंत्री संविधान की मर्यादा का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। बोफोर्स में फर्जी खबरों से राजीव गांधी को बदनाम किया। चलिए ये बात समान नागरिक संहिता की आप नहीं ला रहे हैं, इसलिए आप समय नहीं दे पाऊंगा। चलिए मैं उसकी बात कर देता हूँ। उसके लिए एक लाइन बोलने दीजिए मुझे। आप बताइए, हिंदुओं में दहेज प्रथा को बंद करा दीजिए ना। 3 तलाक पे आप दहेज प्रथा कानूनन बंद है, दहेज प्रथा कानूनन बंद है संजय जी। आप जैसे लेन देन बंद हो गया क्या इस देश में? अरे यहाँ ऐसे तो घूस लेना, भ्रष्टाचार, घूस लेना बंद कानूनन बंद है, लेकिन लोग लेते हैं अंडर हैंड, तो उस पर बहस करने की क्या बात है? आप लोग, अरे भैया त्रिपाठी जी, कानून लोकतंत्र के हित में बना दो, किसानों को एमएसपी दे क्यों नहीं देते? चलिए ये समान नागरिक संहिता नहीं है साहब। संजय जी आप फिर मुद्दे पे भटक गए, समय भी नहीं है। श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, आर्टिकल 44 का जो हवाला दे करके इसकी व्यवस्था मतलब परिवर्तन की बात की गई है, समय और काल का भी, परिस्थिति को भी देखने की बात है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और खास करके नरेंद्र मोदी जी के पास एक प्रॉपर समय है जो इस समय वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके वो देखिएगा कि उन्होंने बहुत पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को भी टारगेट कर रहे हैं, फोकस करते जा रहे हैं। दूसरी बात 3 तलाक, इन सारे मुद्दों को भी साथ लेके चलना है। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में उनके पास पूरा बहुमत है और हमें लगता है कि 2024 के पहले ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहेगा और कॉमन सिविल कोड जो है एक तरह से एक तीसरा जो उनका एजेंडा है उस पर सरकार जो है आगे बढ़ सकती है। जी चलिए, समय भी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद भल्ला जी आपका, आगई साहब आपका, सोगानी जी आपका, संजय जी आपका, प्रदीप जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की समान नागरिक संहिता और उसको देश में लागू करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोपों की। हालांकि जैसा कि माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने का पैतरा जरूर भाजेगी, लेकिन उसे उन आदिवासी वोट बैंकों की भी चिंता सता रही है जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। परिषद का मानना है कि यह कानून लागू करने से आदिवासी संस्कृति भी प्रभावित होगी। उधर विपक्षी दलों में भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की जंग में यूसीसी कितना अहम रोल निभाता है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।